हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम स्टेबिलिटी यूनिट। ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है कि कभी कोई डिस्टरबेंस आए तो मशीन जो है वो अपनी वही वापस पोजीशन वही एक्वायर कर ले जो पहले थी उसकी। ठीक है। अगर वो रोटेट कर रही थी जिस स्पीड से, वो उसी स्पीड से रोटेट करने लगे। अगर मैं सिंक्रोनस मशीन की बात करूँ, ठीक है। इसको तुम ऐसे समझो कि मान लो तुम एक ग्राउंड में खड़े हो, ठीक है, और तुम्हारा फ्रेंड तुमको धक्का दे रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि उसने एक बार तुमको धक्का दिया तो तुमने क्या किया, तुमने बस अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तुमने अपने आप को गिरने से बचाया, पैर आगे करके, और दूसरी जगह जाके खड़े हो गए। ठीक है। उसने फिर से धक्का दिया, फिर से तुमने अपनी पोजीशन चेंज की, लेकिन खड़े हो गए। ठीक है। तो दैट मीन्स तुम स्टेबल हो। अभी तक तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तुमने बस अपनी जगह बदली है। अब मान लो उसने तुम्हारे फ्रेंड ने इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि तुम गिर गए। ठीक है। तो ये हो गई अनस्टेबिलिटी, तुमने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। ओके। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मशीन्स में होता है, स्पेशली सिंक्रोनस मशीन में। सिंक्रोनस मशीन आप लोग जानते हैं कि उनकी एक सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करती है। ठीक है। तो क्या होता है, अगर कभी कोई डिस्टरबेंस आए और वो सिंक्रोनस मशीन जो सिंक्रोनस स्पीड पे मूव कर रही है, तो वो उस डिस्टरबेंस को कैरी करने के लिए जो उसकी रोटर की एंगल होता है उसको चेंज कर लेती है। ठीक है। तो वो क्या करती है, दोबारा वो एंगल को चेंज करके फिर से उसी स्पीड में घूमने लगती है, सिंक्रोनस स्पीड में। लेकिन कभी ऐसा हो कि डिस्टरबेंस इतना हाई हो कि वो सिंक्रोनस स्पीड को छोड़ के किसी और स्पीड में मूव करने लगे, बहुत तेज़ मूव करने लगे, तो उस कंडीशन को कहते हैं अनस्टेबिलिटी। ठीक है। तो हाँ, तब हम कहेंगे कि हमारी मशीन जो है वो अनस्टेबल हो गई। ओके। तो अब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन वर्किंग इन पावर सिस्टम टू मेंटेन सिंक्रोनिज्म आफ्टर द डिस्टर्बेंस। ठीक है। सिंक्रोनिज्म मतलब कि वो ऐसा हुआ कि मान लो एक जनरेटर पे तुम्हारा डिस्टर्बेंस आया, ठीक है, बाकी जनरेटर्स पे नहीं आया, लेकिन सारे जनरेटर्स साथ में कनेक्ट होते हैं और साथ में ही मूव करते हैं। ठीक है, सेम स्पीड से। तो क्या होगा, वो एक जनरेटर जिस पे डिस्टर्बेंस आया, अगर वो डिस्टर्बेंस के बाद भी सेम स्पीड पे मूव करना स्टार्ट रखता है, तो दैट मीन्स उसने वो स्टेबल हो गया। ठीक है, आफ्टर डिस्टर्बेंस। यही ये इस लाइन में है कि एबिलिटी ऑफ मशीन वर्किंग इन पावर सिस्टम टू मेंटेन सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनिज्म मतलब टू मेंटेन द सिंक्रोनस स्पीड आफ्टर द डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। ओके। अब हम देखते हैं कि पावर किसी मशीन की किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक्चुअली ये जो हम यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं, जो मशीन की डिपेंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि यही जो कुछ पैरामीटर्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है। जैसे पावर ऑफ एनी मशीन इज प्रोपोर्शनल टू D²L/ds, जिसमें D है डायमीटर, L है लेंथ ऑफ शाफ्ट, और DS है स्पीड। ठीक है। डायमीटर और लेंथ ऑफ शाफ्ट तो कांस्टेंट ही रहेंगे, वो आपने एक बार मशीन डिज़ाइन कर दी तो कर दी, वो बार बार चेंज तो होता नहीं है फिजिकल पैरामीटर से। तो बेसिकली जो पावर होती है वो स्पीड पे डिपेंड करती है। ओके। और स्पीड से ही हम लोग स्टेबिलिटी को भी रिलेट करते हैं। ओके। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। अब हम आगे देखते हैं कि whenever there is imbalance between the mechanical input and electrical power output, the rotor of alternator may accelerate or deaccelerate। ठीक है। एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन कब होगा? देखो, अगर मशीन की बात करें हम, सिंक्रोनस मशीन की, तो हम देते हैं उसमें मैकेनिकल इनपुट। ओके। प्राइम मूवर से उस प्राइम मूवर से मैकेनिकल इनपुट देंगे और आउटपुट में हमें मिलेगा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। तो जो मशीन डिज़ाइन होती है सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करने के लिए, वो सिंक्रोनस स्पीड पे एक पर्टिकुलर मैकेनिकल इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। लेकिन क्या होगा, डिस्टर्बेंस की वजह से या तो मेरा इलेक्ट्रिकल आउटपुट कम हो गया, जैसे हमने ज़्यादा लोड कनेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल आउटपुट कम हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल आउटपुट को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेगी मशीन, जब आउटपुट इंक्रीज़ होना है तो ऑब्वियसली मैकेनिकल इनपुट भी थोड़ा इंक्रीज़ होगा, तभी आउटपुट इंक्रीज़ होगा।
ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेगी, मशीन डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, वो उतनी पावर और इनपुट से मांगेगी, मैकेनिकल इनपुट से, कि उतनी पावर मुझे एक्स्ट्रा दो क्योंकि मुझे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो उस कंडीशन में मशीन डी एक्सेलरेट होगी। सिमिलरली एक्सेलरेट कब होगी, जब मेरी मैकेनिकल इनपुट बढ़ गई और इलेक्ट्रिकल आउटपुट कम हो गई। लेकिन मैकेनिकल इनपुट कहाँ से बढ़ी, मैकेनिकल इनपुट तो हम लोग कांस्टेंट ही रखते हैं। तो ये एक कंडीशन होती है जब मेरा लोड सडन कट हो गया। ठीक है, कुछ हुआ, फॉल्ट हुआ और बहुत सारा मेजर पोर्शन कट हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि मेरी मशीन एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैकेनिकल इनपुट को बोलना पड़ेगा कि अब तुम कम हो जाओ। ठीक है, तो इस चीज़ को जो बैलेंस करता है, जो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को बैलेंस करता है, वो होता है मशीन की रोटर का इनर्शिया। ठीक है, रोटर की इनर्शिया इन डिस्टर्बेंसेस को देखता है। अब हम लोग ऐसी मशीन डिज़ाइन करें कि जिसका इनर्शिया इनफाइनाइट हो, तो वो कभी अनस्टेबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, कितना भी तुम लोग डी एक्सेलरेट कर लो या फिर एक्सेलरेट हो जाए मशीन, उसका इनर्शिया सारी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको अनस्टेबल नहीं होने देगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसमें और ये लिखा है कि कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन विल नॉट गिव अ प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनिज्म। क्यों कोहेरेंट ग्रुप ऑफ मशीन्स क्या है, मतलब मैंने बहुत सारे जनरेटर्स को साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सारे जनरेटर्स का इनर्शिया हो गया, इनर्शिया एक साथ हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, वो एक बहुत ज़्यादा इनर्शिया की तरह, इनर्शिया मशीन की तरह वर्क करेगी, तो उसमें डिस्टर्बेंस का इफेक्ट कम होगा। ओके, तो सिंक्रोनिज्म भी लूज़ नहीं करेगी वो मशीन जो कोहेरेंट ग्रुप बनाएगी। अब सिंक्रोनिज्म जब लॉस्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लो कि सिंक्रोनिज्म लॉस्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा वोल्टेज और करंट की फ्लक्चुएशंस होंगी और वो फ्लक्चुएशंस में मैग्नीट्यूड बहुत वेरी करेगा। और मैग्नीट्यूड कुछ टाइम समय के लिए तो मैग्नीट्यूड इतना हाई हो जाता है कि आपके जो इक्विपमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वो बर्न हो जाएंगे, या फिर जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इन सब की वाइंडिंग बर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सबको बचाने के लिए हमें हमेशा सिंक्रोनिज्म का ध्यान में रखना होता है। हम जब भी पावर सिस्टम में डिज़ाइन का काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा मैकेनिकल इनपुट इतना है और इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट इससे ज़्यादा गया तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनिज्म। ठीक है, तो हम हमेशा मशीन को इस हिसाब से, पावर सिस्टम को इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। अब जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत टाइप की स्टेबिलिटी होती है। मतलब ये मान लो कि जितने जो पैरामीटर्स होंगे वो स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स। एक तो होती है एंगुलर स्टेबिलिटी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब भी मशीन में प्रॉब्लम आती है एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन वाली, तो मशीन का जो इनर्शिया है वो उसको ओवरकम करता है। वो कैसे करता है, वो जो रोटर जिस एंगल पे मूव करना होता है वो उस एंगल को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ द मशीन। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि अभी तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको धक्का दिया तो तुमने दूसरी पोजीशन पे जाके फिर तुम खड़े हो गए। सिमिलरली मशीन क्या करेगी, अगर मशीन में डिस्टर्बेंस आई तो उसने रोटर के एंगल को चेंज किया और वो दूसरे पोजीशन पे जाके फिर से सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करने लगी। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी होती है इस टाइप की, इसको कहते हैं हम लोग एंगुलर स्टेबिलिटी। ओके, ये बेसिकली जनरेटर के डायनामिक्स की वजह से होती है क्योंकि जनरेटर में ही है रोटर। ठीक है, तो जनरेटर के जो भी डायनामिक्स होंगे वो इफेक्ट करेंगे एंगुलर स्टेबिलिटी को। दूसरी होती है वोल्टेज स्टेबिलिटी, ये लोड के डायनामिक्स पे डिपेंड करती है। कैसे, अब मान लो कि मेरे वोल्टेज में चेंज कैसे होगा। ठीक है, वोल्टेज तो कांस्टेंट होती है पावर सिस्टम में, स्टार्टिंग एंड से लेके रिसीविंग एंड तक। हम कहते हैं कि हम मतलब जो वोल्टेज होगी वो 1 पर यूनिट होगी। हम इनफाइनाइट बस से कनेक्ट करके लोड एंड तक भी 1 पर यूनिट लेके चलते हैं वोल्टेज को। लेकिन होता क्या है कि जो मेरा लोड है वो वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है। कैसे, जैसे मैंने मान लो बहुत सारा कैपेसिटर बैंक सडनली लगा दिया, कनेक्ट कर दिया पावर सिस्टम में, तो उस समय क्या हो जाएगा, मेरी वोल्टेज सडनली इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, या फिर कैपेसिटर बैंक, जो कोई एग्जिस्टिंग कैपेसिटर बैंक है उसको मैंने सडनली कट कर दिया, तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में वोल्टेज कम हो जाएगी। तो लोड की ऐसी ही वेरिएशन से अगर वोल्टेज एक लेवल से नीचे हो जाता है, उस टाइम के बाद वोल्टेज
बिल्डअप नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि हम लोगों ने वोल्टेज स्टेबिलिटी को लूज़ कर दिया और सिस्टम मेरा कोलैप्स हो गया। ठीक है, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन है कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, लेकिन आप वोल्टेज को कांस्टेंट रख ही नहीं पा रहे हैं, वोल्टेज सडनली डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया और उसके बाद वो ओवरकम करने मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन में जाने में असमर्थ है, तो उस चीज़ को कहेंगे कि वोल्टेज स्टेबिलिटी लूज़ हो गई। ओके, अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक्चुअली बहुत टाइप की होती है, इसमें हम लोग बेसिकली डिवाइड कैसे करते हैं कि स्टेबिलिटी एक तो टाइम के बेसिस पे डिवाइड होगी कि कौन सी स्टेबिलिटी हम किस टाइम के लिए लेते हैं। जैसे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है तो वो हम स्टेबिलिटी कम टाइम के लिए कंसीडर करेंगे, लेकिन स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी है तो वो ज़्यादा टाइम के लिए कंसीडर करेंगे। ऐसे ही दूसरा जो पैरामीटर है वो है कि स्टेबिलिटी का जो इशू आ रहा है, तो मेरी जो कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगे हैं पावर सिस्टम में, क्या उनका रोल है, मतलब कि ऐसा ना हो कि मतलब स्टेबिलिटी जैसे फॉल्ट की कंडीशन है तो उसमें तो कंट्रोल सिस्टम वर्क ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल सिस्टम का कुछ ना कुछ तो टी टाइम होता है ना, टाइम कांस्टेंट, उसके बाद ही कंट्रोल सिस्टम कोई भी सिस्टम काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन फॉल्ट इतना सडन होता है कि उस टाइम पे कैसे कोई कंट्रोल सिस्टम काम करेगा। ठीक है, तो हमें देखना होता है कि कौन सी स्टेबिलिटी में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है और वो हेल्प कर रहा है कि सिस्टम अनस्टेबल ना हो। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हम लोग बाइफरकेट करते हैं स्टेबिलिटी को स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी में और लार्ज सिग्नल ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में। ठीक है, स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी मतलब जो एम्पलीट्यूड है डिस्टर्बेंस का वो स्मॉल है और ऑकर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड और ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताएंगे जब हम लोग नेक्स्ट इस स्टेबिलिटी वाले चैप्टर को की क्वेरीज लेंगे, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा डिस्टर्बेंस है जो स्मॉल सिग्नल होता है लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए ऑकर करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है पावर सिस्टम में। ओके, इसमें क्या होता है, स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी में हम लोग नॉन लीनियरिटी को इग्नोर कर देते हैं। नॉन लीनियरिटी को इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ही स्मॉल है, तो ठीक है, तो नॉन लीनियरिटी को जितना स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए मैं जितना कैलकुलेशन में एफर्ट लगाऊंगी उतना मुझे आउटपुट में उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब रोल उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा नॉन लीनियरिटी का, जो भी मेरी मशीन्स की नॉन लीनियरिटी है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब इसमें इसको भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी को, एक है स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी और एक है डायनामिक स्टेबिलिटी। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी वो स्टेबिलिटी होती है जिसमें हम कंट्रोल सिस्टम के एक्शन को कंसीडर करते हैं, जैसे AVR एक्साइटर, ये इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, अभी इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पेसिमिस्टिक रिजल्ट देता है। दूसरी होती है डायनामिक स्टेबिलिटी, इसमें हम क्या करते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंसीडर करते हैं और ये ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, हम कंट्रोल सिस्टम के पैरामीटर्स को अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट पेसिमिस्टिक होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अज्यूम करेंगे कि इस स्टेबिलिटी से इतना इफेक्ट पड़ेगा। ओके, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम के पैरामीटर्स को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो हमें एक्चुअल रिजल्ट तो पता चलेगा नहीं कि कंट्रोल सिस्टम अगर यहाँ होता, अगर मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर पाती स्टेबिलिटी को, तो क्या इफेक्ट होता। ठीक है, लेकिन डायनामिक स्टेबिलिटी में हम लोग कंसीडर करते हैं कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स को, तो इसलिए वो रिजल्ट्स जो होते हैं वो फाइनाइट टाइप के होते हैं, कि एक्यूरेट टाइप के, कि हाँ ये होंगे ही। ओके, अब देखते हैं लार्ज सिग्नल ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है डिस्टर्बेंस का वो बहुत हाई होता है और सडन होकर होता है। इसका भी बताइए आप, इसका भी एग्जांपल आप लोग बताइए, ये तो बहुत कॉमन है, हम लोग बहुत बहुत बार देख चुके हैं ऐसी चीज़ों को। ओके, इसमें क्या करते हैं, नॉन लीनियरिटीज़ को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मेरे डिस्टर्बेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो हाई है। जब हाई मैग्नीट्यूड होगा डिस्टर्बेंस का तो उसमें क्या होगा, जो नॉन लीनियरिटीज़ होंगी जनरेटर्स वगैरह की, वो एक वाइटल रोल प्ले करेंगी। ठीक है, कि उनका भी इफेक्ट सिग्निफिकेंट होगा। हमने जब स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी की बात की थी तो उसमें नॉन लीनियरिटी का इफेक्ट नहीं लिया था, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत लो मैग्नीट्यूड का था। तो लो मैग्नीट्यूड को नॉन लीनियर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जो आउटपुट आएगा वो भी
इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि वो लीनियर टर्म्स पे ज़्यादा इफेक्ट डाले। लेकिन जब मैं हाई मैग्नीट्यूड के डिस्टर्बेंस की बात कर रही हूँ तो वो नॉन लीनियर टर्म्स का भी मैग्नीट्यूड जो होगा उसको सिग्निफिकेंटली चेंज करेगा। तो इसलिए हम इसमें नॉन लीनियरिटीज़ को कंसीडर करते हैं। ओके, नॉन लीनियरिटीज़। अब सिंस ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है तो हम इसको कम टाइम में स्टडी इसकी कम टाइम में कंप्लीट करते हैं। ओके, और एक्शन ऑफ AVR आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि ये इतना हाई होता है, ये ट्रांजिएंट टाइम में होता है, लेस देन 1 सेकेंड में कहाँ से आप अपना AVR और ये सब चलाओगे। ओके, अब देखते हैं ये स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में क्या फ़र्क है टाइम के टर्म्स में। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी तो हम लोगों ने देख ली थी कि स्टडी पीरियड इसका लेस देन 1 सेकेंड होता है। डायनेमिक का स्टडी पीरियड होता है सेवरल मिनट टू आवर, और स्टडी स्टेट तो चलता ही रहता है। स्टडी स्टेट टाइम मतलब काफ़ी लंबा टाइम। अब हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी लिमिट। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई मशीन स्टेबिलिटी को लूज़ करने वाली होती है तो उससे पहले एक मैक्सिमम पॉइंट होता है जिस पॉइंट तक वो पावर सप्लाई कर सकती है। ठीक है, वो जिस पॉइंट तक उसके ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं कि वो नॉर्मल ऑपरेशन है, वो स्टेबल ऑपरेशन है। ठीक है, तो वो पॉइंट जहाँ तक जो वो पावर सप्लाई करेगी मेरी मशीन, उस पॉइंट को स्टेबिलिटी लिमिट कहते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ पावर दैट विल बी ट्रांसफर टू द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी को मेंटेन रख के कितना पावर वो सप्लाई कर सकती है मेरी मशीन, वो पावर होता है स्टेबिलिटी लिमिट किसी भी मशीन का। ठीक है, अब इसमें जो हमने ऊपर स्टेबिलिटी डिफरेंट टाइप की डिफाइन की थी, डायनेमिक, स्टडी स्टेट, ट्रांजिएंट, इन सब की एक स्टेबिलिटी लिमिट होगी। ठीक है, और इन सब की जो स्टेबिलिटी लिमिट होगी वो अलग अलग होगी। जैसे डायनेमिक स्टेबिलिटी लिमिट हाईएस्ट होगी और ट्रांजिएंट लिमिट लोएस्ट होगी। क्यों? ट्रांजिएंट बहुत सडन होता है। ठीक है, अब उतने कम टाइम में कितना पावर ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन डायनेमिक सबसे हाई होगी। क्यों? डायनेमिक में हम लोग कंट्रोल सिस्टम पैरामीटर्स के इफेक्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे पैरामीटर्स के इफेक्ट को इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक, तो अब इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हमें सोचने चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने स्टेबिलिटी लिमिट पढ़ ली, तो एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट कैन बी इम्प्रूव टू स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बट बियॉन्ड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो है कि एक सिस्टम हैज़ हाईएस्ट स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, डज इट गारंटी फॉर हाईएस्ट ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ठीक है, हाईएस्ट स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है लेकिन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या उसकी हाई होगी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि नॉन लीनियरिटी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है और नॉन लीनियरिटी हम लोग सिर्फ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में कंसीडर करते हैं, स्टडी स्टेट में नहीं करते हैं। ओके, तो जिसकी हाइयर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हाई होगी उसकी स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी भी हाई होगी, ये तो पक्का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लो डिस्टर्बेंस के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए करते हैं, और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हम लोग हाई डिस्टर्बेंस के लिए पढ़ते हैं और बहुत ही लो टाइम के लिए होता है। तो जब लो टाइम में मेरी मशीन स्टेबल हो जा रही है हाई डिस्टर्बेंस के लिए, तो ज़्यादा टाइम में कम डिस्टर्बेंस के लिए तो स्टेबल हो ही जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स कि उसकी इनर्शिया हाई है अगर वो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को ओवरकम कर पा रही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो वो ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोग देख लेना। ठीक है, अब अगेन अब स्टेबिलिटी का एनालिसिस करना है हमें, तो सबसे पहले सिस्टम तो डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने अब तक करते हैं हम लोग, फॉल्ट एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ों में, सब में हम लोगों ने सिस्टम डिज़ाइन किया। तो मॉडलिंग इशू इसमें क्या है? इसमें मॉडलिंग इशू ये है कि बहुत सारे हमारे इनपुट पोर्ट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे जनरेटिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और बहुत सारे हमारे सिंक होते हैं, मतलब कि आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। तो अब इन सब का अलग अलग हम लोग डाटा निकालने जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बनेंगे, और उन सबको सॉल्व करना एक अलग से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने वाली बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये पूरा पावर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे जनरेटर्स और बहुत सारे लोड्स हैं, तो उसको हम 2 मशीन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम सारे जनरेटर्स को एक जनरेटिंग स्टेशन दिखाते हैं और सारे लोड को एक लोड दिखाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये जो 2 मशीन सिस्टम है इसको हम फर्दर रिड्यूस करते हैं। अब क्या करते हैं उसमें, हम क्या करेंगे
कि ये जनरेटिंग स्टेशन तो है ही, ये जो लोड है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इनफाइनाइट बस से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो वो मशीन का जो मॉडल हो जाता है वो होता है एक जनरेटिंग स्टेशन कनेक्टेड टू इनफाइनाइट मशीन, ओके। और यही मॉडल हम लोग कंसीडर करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस में, यहाँ से लेके आगे तक, ओके। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है कि इफ़ एन ऑल्टरनेटर इज़ कनेक्टेड टू इंडक्शन मोटर, ठीक है, सिस्टम में बिकम अनस्टेबल बट स्टेबिलिटी इज़ नेवर लॉस्ट। हाउएवर if an alternator is connected to synchronous motor system may become unstable or it may lose stability। समझ में आया? ये कह रहा है कि अगर ऑल्टरनेटर कनेक्टेड है इंडक्शन मोटर से तो वो अनस्टेबल हो सकता है लेकिन सिंक्रोनिज्म नहीं छोड़ सकता, ठीक है, ओके। लेकिन अगर वही ऑल्टरनेटर कनेक्टेड है सिंक्रोनस मोटर से तो वो अनस्टेबल भी हो सकता है और सिंक्रोनिज्म भी लॉस्ट कर सकता है। इसका रीज़न आप लोग देंगे, ओके। आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा इसका रीज़न, क्लासरूम, गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में, ओके। अब हम लोग देखते हैं स्विंग इक्वेशन। ये स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करती है स्विंग इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें ये जो इक्वेशन हम लोग लगाएंगे इसके लिए जो हम लोग मशीन कंसीडर करेंगे वो करेंगे कि वन मशीन कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस, ओके। तो स्विंग इक्वेशन बेसिकली डिस्क्राइब करती है रोटर के डायनामिक्स को, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर के डायनामिक्स को, क्योंकि रोटर ही है जो एक्चुअली एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में इसका डायनामिक्स चेंज होता है। ठीक, स्विंग इक्वेशन रोटर के डायनामिक्स को देखती है एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम में। तो अब देख लेते हैं कि ये कैसे स्विंग इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। टॉर्क के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं स्विंग इक्वेशन में। तो जो एक्सेलरेशन टॉर्क है वो है मैकेनिकल इनपुट माइनस मैकेनिकल इक्विवेलेंट टॉर्क। एक्चुअली क्या होता है, एक्सेलरेट मशीन तभी करेगी जब मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल जो आउटपुट है उसमें कोई डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जब डिफरेंस होगा तभी ये जो ये वाली क्वांटिटी है ये पॉजिटिव आएगी और तभी मेरा एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा। तो हमने क्या किया, सिंस ये टॉर्क है तो मुझे इलेक्ट्रिकल जो आउटपुट है मेरा उसको भी उन टॉर्क के टर्म में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक टर्म टॉर्क है तो दूसरी टर्म कुछ और नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट लिया है जो भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। ये जो एक्सेलरेशन टॉर्क है वो इक्वल होती है आई डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर, जिसमें डेल्टा जो है वो रोटर का एंगल है और आई है इनर्शिया कांस्टेंट, ओके। अब मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड ओमेगा को मल्टीप्लाई करती हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ओके। तो जो ये टी ए ओमेगा इज इक्वल टू टी एम ओमेगा माइनस टी ई ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर। तो जो टी ओमेगा होता है वो होता है पावर, ओके। तो यहाँ पे ये हो गई एक्सेलरेटिंग पावर इक्वल टू टी एम इंटू ओमेगा, ये हो गई मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ पावर, इनपुट पावर, और ये हो गई इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर, दैट इज इक्वल टू एम। एम हमने एक कांस्टेंट दिया है इनर्शिया कांस्टेंट, और जो इक्वल होता है आई इंटू ओमेगा के, ओके, एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक और इनर्शिया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करती हूँ जिसको एच कहते हैं, जो होता है स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई रेटिंग ऑफ मशीन, दैट इज जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से इस इक्वेशन से मैं निकाल सकती हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू जी इंटू एच, ओके। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई स्क्वायर इंटू ओमेगा, और आई ओमेगा होता है एम जो हमने अभी ऊपर देखा, तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा। आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर दें तो जो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी होती है मशीन की दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा इज इक्वल टू जी एच, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एम निकालूँ जो कि इनर्शिया कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू जी एच अपॉन पाई एफ, ओके। पाई एफ कैसे, ओमेगा यहाँ गया राइट हैंड साइड में तो वो डिनोमिनेटर में गया, डिनोमिनेटर में चला गया, और ओमेगा होता है 2πf, तो वहाँ उस 2 से ये 2 कट जाएगा तो जो बचा वो पाई एफ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी कैलकुलेशन होगी तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें आंसर किस चीज़ में चाहिए, इलेक्ट्रिकल रेडियन में चाहिए तो इसको पाई एफ लेंगे, और इलेक्ट्रिकल डिग्री रेडियन में चाहिए तो 180 एफ लेंगे, पाई की जगह 180 ले लेंगे तो वो डिग्री में आ जाएगा, ओके। तो अब क्या करते हैं हम लोग अपना सिस्टम कंसीडर करते हैं, जो हमने मल्टी मशीन सिस्टम लिया था उसको हमने चेंज कर लिया था एक सिंगल मशीन कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी मशीन्स को, जो भी जितने भी जनरेटर्स होंगे
उन सब की काइनेटिक एनर्जी का सम होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इस वाली इक्वेशन से स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगी वो हम लोग लिख लेंगे GEH, और वो इक्वल होगी इंडिविजुअल मशीन के GH के। ओके, तो यहाँ से मैं H निकाल लूँगी, इनर्शिया कांस्टेंट, जो इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट होगा वो इक्वल होगा इस इक्वेशन के। ये एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि इनर्शिया कांस्टेंट H पूछ लिया जाएगा कि कैसे निकलेगा, और ये सारी टर्म्स आपको पता होंगी, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं, और सिमिलरली इसको पर यूनिट में भी निकाल सकते हैं। ओके, अब हम आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ये पावर एंगल कर्व और ट्रांसफर रिएक्टेंस ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और साथ में ही देखेंगे कि स्टेबिलिटी हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करने के।